नमस्कार साथियों, विजय जीएस एकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज से मैंने लूसेंट बुक शुरुआत से लूसेंट बुक आप लोगों को कराने जा रहा हूं। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। मैं आप लोगों को लगभग 30 दिन में पूरी लूसेंट जीके कंप्लीट करवा दूंगा। ये मेरा पार्ट 1 है। रोज़ मैं एक पार्ट अपलोड करूंगा और आप लोग उसको 1 या 2 बार देखते रहिए। धीरे धीरे करके आप लोगों को पूरी लूसेंट बुक याद हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये लूसेंट बुक है, अपडेटेड बुक है और जो भी चीज़ें इसमें नई अपडेट हुई हैं सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं प्राचीन भारत से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों से देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती। कितने? 4 स्रोतों से प्राप्त होती। किन से प्राप्त होती है? पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इनसे संबंधित हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। पहले नंबर में देखते हैं कि धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में दोस्तों क्या है? धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। पहले कि भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ क्या है दोस्तों? वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन है दोस्तों? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है दोस्तों? वेद है, जिसके संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। दोस्तों, वेद 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। पहले नंबर में देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद दोस्तों क्या होता है? ऋग्वेद जो होता है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। अगर देखा जाए इसमें कितने 10 मंडल हैं, 1008 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। मतलब वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इस वेद से आय के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। और आगे देखते हैं कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। मतलब ये जो ऋग्वेद है विश्वामित्र द्वारा रचित है, इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और इसके 9वें मंडल में क्या दोस्तों? इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और अगला है 8वें मंडल। 8वें मंडल में क्या है दोस्तों? हस्तलिखित ऋचाओं का जो 8वें मंडल है, इसमें क्या है? हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। क्या कहा गया है? खिल। और अगला पॉइंट है कि चतुष्वर्ण समाज की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में की गई है। जो मतलब चतुष्वर्ण समाज की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के किस मंडल में है दोस्तों? 10वें मंडल में है। वर्णित क्या है? पुरुषसूक्त है, जिसके अनुसार क्या है? 4 वर्ण कौन कौन से दोस्तों? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं। आदि पुरुष को ब्रह्मा के क्रमशः जो ब्राह्मण को मुख से माना गया है और क्षत्रिय को भुजाओं से और वैश्य को जंघाओं से और शूद्र को कहाँ से? चरणों से उत्पन्न हुआ मानते हैं। और नोट क्या दोस्तों? धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों से क्या है? विभेद स्पष्ट कराता है। अगर देखा जाए कि वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है दोस्तों? ऋग्वेद है। मतलब वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किसमें मानते हैं दोस्तों? ऋग्वेद से ही मिला है। अगर देखा जाए कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। अगर कहा जाए कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी 250 ऋचाएँ तथा और अग्नि के लिए कितनी है 200 ऋचाओं की रचना की गई है। और है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतवत ब्राह्मण का स्थान। अगर देखा जाए प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण का है। और आगे देखते हैं दोस्तों, इसके बाद हम यजुर्वेद में क्या दोस्तों? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बल के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन किसे मिलता है दोस्तों? यजुर्वेद में कहलाता है। और यजुर्वेद इस के पाठ्यकर्ता क्या कहते हैं दोस्तों? अर्धायु कहते हैं। अगर देखा जाए कि यजुर्वेद में क्या मिलता है दोस्तों? मंत्रों तथा बल के समय
नियमों का अनुपालन मिलता है। और यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? अर्धायु कहते हैं। और दोस्तों यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। अगर पूछा जाए कि गद्य एवं पद्य में कौन सा वेद है दोस्तों, जो यजुर्वेद होता है वो गद्य और पद्य दोनों में है। इसके बाद देखते हैं सामवेद। सामवेद क्या है दोस्तों? वह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। अगर मतलब कहा जाए कि संगीत किसमें दोस्तों? सामवेद में है। इसके पाठककर्ता क्या कहते हैं? इसके पाठककर्ता कहते हैं उद्धृत। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसको सामवेद को, मतलब सामवेद का जनक क्या होता है दोस्तों? मतलब संगीत का जनक क्या होता है दोस्तों? सामवेद होता है। इसके बाद देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। अथर्ववेद क्या होता है दोस्तों? अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, प्रेम विवाह, राजकर्म, मातृभूमि आदि विविध विषयों से संबद्ध मंत्र, सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों का आदि का वर्णन है। अथर्ववेद सबसे दोस्तों नवीनतम वेद भी है और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद है। इसमें क्या दोस्तों? जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि का उल्लेख किया गया है। दोस्तों इसमें क्या बताया गया? इसमें सभा एवं समिति की प्रजापति, मतलब सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगर इसमें क्या बताया गया दोस्तों? प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। कौन कौन सी? सभा एवं समिति हैं। अगर देखा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और इसके बाद का वेद कौन सा है दोस्तों? अथर्ववेद है। सबसे बाद का वेद कौन सा है दोस्तों? अथर्ववेद है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने 6 वेदांगों की रचना है। अगर कहा जाए वेदों को समझने के लिए कितने वेदांग हैं दोस्तों? 6 वेदांग हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये सभी क्या है दोस्तों? वेदांग है। कौन सा? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये सभी क्या है दोस्तों? छंद हैं। और देखते हैं दोस्तों संबंधित वंश देख लेते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों? संबंधित वंश हमारे जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण किससे दोस्तों? आंध्र सातवाहन से है। और वायु पुराण किससे दोस्तों? गुप्त वंश से है। दोस्तों सभी इनसे रिलेटेड हैं। अगर देखा जाए कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है दोस्तों? पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष हैं। तथा इनके पुत्र कौन दोस्तों? उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या कितनी दोस्तों? 18 है। इनमें केवल 5 कौन कौन से दोस्तों? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भगवान से ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। अगर देखा जाए पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना जाता है। अगर कहा जाए कि पुराणों में सबसे प्राचीन कौन है दोस्तों? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। और अधिकतर देखा जाए कि अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। अगर देखा जाए कि नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फ्रेंड्स ये सभी पॉइंट हमको याद रखना है। जो भी पॉइंट हैं पेपर बहुत डीपली आता है, इसलिए हमको डिटेल में पढ़ना है कि नारद स्मृति क्या दोस्तों? गुप्त युग के विषय में हमको जानकारी प्रदान करती है। कौन सी? नारद स्मृति। और इसके बाद देखा जाए कि जातक कथा, जातक में क्या दोस्तों? बुद्ध के पुनर्जन्म जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में क्या दोस्तों? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है दोस्तों? कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का क्या है? जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। और देखा जाए तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? आगम कहा गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास क्या कहलाता है दोस्तों? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन अगर कहा मतलब क्या है दोस्तों? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र महावीर के जैन कृत्यों तथा समकालिक के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। किसमें दोस्तों? जैन ग्रंथों में जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा उनके समकालिक के साथ उनके संबंधों का विचरण मिलता है। अगर देखा जाए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? चाणक्य, जिनको कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यह कितने 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। ये तो सबको पता होगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? कौटिल्य चाणक्य हैं।
और ये नहीं पता होगा कि इसमें कितने अधिकरण हैं। कितने अधिकरण दोस्तों? 15 अधिकरण हैं एवं 180 प्रकरण हैं। यह दोस्तों क्या है, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है इसी से। और अगला है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया था। अगर कहा जाए संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? कल्हड़ ने किया था। और कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक कौन सी दोस्तों? रजत रंगड़ी है, जिसका संबंध किससे दोस्तों? कश्मीर के इतिहास से है। इसका संबंध किससे दोस्तों? कश्मीर के इतिहास से है, रजत रंगड़ी का। और अगला है दोस्तों, अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत किसमें मिलता है दोस्तों? चचनामा, जिसके लेखक कौन है दोस्तों? अली अहमद हैं। इसके बाद अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी दोस्तों क्या है? संस्कृत भाषा की व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी किसकी दोस्तों? अष्टाध्यायी जो है दोस्तों किसकी? संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। इसके लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक पाणिनि है। इससे मौर्यकालीन के पहले का इतिहास तथा मौर्यकालीन इतिहास की अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। किससे दोस्तों? अष्टाध्यायी से। अगर देखा जाए दोस्तों, कात्यायन की गार्गी संहिता एक क्या है दोस्तों? ज्योतिषीय ग्रंथ है। फिर भी इसमें क्या है? भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। किसमें दोस्तों? कात्यायन। कात्यायन की दोस्तों क्या है? गार्गी संहिता का एक ज्योतिषीय ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद है पतंजलि। पतंजलि दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के क्या थे? पुरोहित थे। इनके महाभाष्य में शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है। पतंजलि क्या है दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनका जो रचना है कौन सी? महाभाष्य, जिससे क्या मिलता है? शुंगों के इतिहास का पता चलता है। इसके बाद कुछ देख लेते हैं यूनानी लेखक, यूनानी रोमन लेखक। पहले दोस्तों कौन है? टेसियस। टेसियस कौन थे दोस्तों? यह ईरान का राजवैद्य था। यह भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। इसके बाद कौन दोस्तों? हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस को दोस्तों क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। मतलब इसमें भी कोई सही चीज़ें नहीं दी हैं, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद दोस्तों क्या है? सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, ये भी पूछा जाता है कौन कौन से? निरियाकस और कौन थे दोस्तों? आने क्रिस्टस थे। और आस्ट्रोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में कौन? निरियाकस, आनेस्क्रियटस और आस्ट्रोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। इसके बाद दोस्तों मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था दोस्तों? यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृत के विषय में लिखा है। मौर्यकालीन कौन दोस्तों? जो मेगास्थनीज था, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में किसका वर्णन किया दोस्तों? मौर्ययुगीन समाज के संस्कृत एवं समाज के बारे में लिखा है। इसके बाद है दोस्तों डायमेकस। डायमेकस कौन था दोस्तों? यह सीरियन नरेश अंत्योकस का क्या था? राजदूत था, जो कहाँ आया था दोस्तों? जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। इसके बाद कौन है दोस्तों? डायोनियस है। डायोनियस यह फ्रेंड्स क्या था? यह मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फ का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि डायोनिसियस किसके दरबार में आया था दोस्तों? ये आया था महान सम्राट अशोक के दरबार में। इसके बाद टालमी। टालमी इसने क्या दोस्तों? इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। अगर पूछा जाए भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये टालमी ने लिखी थी। इसके बाद कौन है दोस्तों? इसके बाद प्लिनी। इस प्लिनी कौन थे दोस्तों? इसने 7वीं शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिजों आदि के बारे में विवरण मिलता है। किसमें दोस्तों? जो नेचुरल हिस्ट्री है प्लिनी के द्वारा लिखी गई थी। इसमें क्या है? भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों एवं खनिजों के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके बाद चीनी लेखक देखते हैं दोस्तों। चीनी लेखक कौन कौन थे? फाहियान। चीनी लेखक कौन था दोस्तों? फाहियान। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था,
इसने किसका दोस्तों वर्णन किया? मध्य प्रदेश की समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया और उसने बताया कि जो मध्य प्रदेश की जनता सबसे सुखी एवं समृद्ध है। और फिर कौन आया था दोस्तों? संयोगन। ये आया था 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की क्या की दोस्तों? प्राप्तियाँ एकत्रित की थी। किसने? संयोगन ने। इसके बाद कौन है दोस्तों? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग दोस्तों क्या था? इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और 1 वर्ष के बाद यह भारत के कहाँ पहुँचा दोस्तों? कपिसा पहुँचा था। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया था। और इसकी यात्रा, भ्रमण यात्रा कौन सी किस में लिखा दोस्तों? इसकी सियूकी नाम से प्रसिद्ध जो भी इसने लिखा था। और इसके बाद दोस्तों कौन था? इतिसिंह। इतिसिंह भी कौन था दोस्तों? ये चीनी यात्री था। ये 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। किसने? इतिसिंह ने। ये 7वीं शताब्दी में भारत आया है और इसने क्या? नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताया है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक दोस्तों कौन है? अल-बरूनी। यह किसके समय आया था दोस्तों? ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी हुई इसकी पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीक हिंद या भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। किसमें? अल-बरूनी, जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इसके बाद हैं दोस्तों अन्य लेखक तारकनाथ। तारानाथ कौन दोस्तों? ये एक तिब्बती लेखक थे। इन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की है। इसके बाद मार्को पोलो। मार्को पोलो दोस्तों 13वीं शताब्दी में भारत में आया। पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। और इसके बाद दोस्तों अब देखते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी दोस्तों 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। सभी दोस्तों किसमें? बोगाज कोई में। इसके बाद देखते हैं दोस्तों मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण कहाँ से दोस्तों? यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर, जिसको विदिशा बोलते हैं, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। अगर देखा जाए कि भारत में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किसमें हुआ था दोस्तों? हाथी गुम्फा अभिलेख में है भारतवर्ष का उल्लेख। और इसके बाद दोस्तों सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन दोस्तों? सौगौरा अभिलेख है, जिसमें सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी मिली है। और अगला दोस्तों सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है दोस्तों? ये मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से भारत पर हूण आक्रमण की जानकारी। और इसके बाद है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है दोस्तों? एरण अभिलेख, जो किसने लिखा था? भानुगुप्त ने लिखा था। और कुछ अन्य चीज़ें भी देख लेते हैं दोस्तों। हाथी गुम्फा अभिलेख किसने लिखा दोस्तों? किसके समय? कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी वलसिरी। और प्रयाग स्तंभ दोस्तों समुद्रगुप्त। एहोल पुलकेशन द्वितीय। और मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है दोस्तों? प्रतिहार नरेश भोज से है। भीतरी एवं जूनागढ़ स्तंभ लेख किससे दोस्तों? स्तंभ गुप्त मतलब स्कंद गुप्त से है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों रेशम बुनकर किस श्रेणियों की जानकारी दोस्तों किससे मिलती है? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अगर देखा जाए कि अभिलेखों का अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों? एपिग्राफी कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन। इसके बाद दोस्तों है कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से दोस्तों गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। कश्मीरी नवपाषाण पुरास्थल बुर्ज होम से किसका दोस्तों? गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें क्या है? उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। और दोस्तों क्या प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य का कासारपण भी कहा गया है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में क्या कहा गया दोस्तों? कासारपण। और दोस्तों अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था दोस्तों? तो यवन शासकों ने किया था।
और अगला है कि समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाली सिक्के से उसे संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। मतलब सिक्कों पर किसकी वीणा बजाती हुई फोटो मिली है दोस्तों? समुद्रगुप्त की मिली है। और अरिकमेडु जो पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अरिकमेडु जो कहाँ है दोस्तों? पुदुचेरी के निकट से क्या मिले हैं दोस्तों? रोमन सिक्के मिले हैं। और इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखते हैं पहले दोस्तों इसमें है क्या कि जिस काल से मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब जिनसे कोई लिखित जानकारी नहीं मिली है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध होता है। इतिहास किसे कहते हैं दोस्तों? जिसका कोई लिखित विवरण मिलता है उसे इतिहास कहते हैं। जिसका कोई लिखित विवरण नहीं होता है उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल में। और अब देखते हैं तो आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल क्या कहते हैं? तो आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। मतलब आदि ऐतिहासिक काल क्या है दोस्तों? इसमें लिखने की जानकारी तो हो गई थी लेकिन जो उन्होंने लिखा है उसको आज तक किसी ने पढ़ नहीं पाया, उसे क्या बोलते हैं? आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और दोस्तों ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व ही हुआ है। और देखते हैं तो पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था दोस्तों? शिकार था पूर्व पाषाण युग के मानव का। और दोस्तों आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहिए का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? नवपाषाण काल में हुआ था। इसके बाद अगला कि मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किससे दोस्तों? नवपाषाण काल से हुई तथा उसने सबसे पहले किसको पालतू बनाया था? कुत्ते को पालतू बनाया था। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाई जाने वाली प्रथम औजार कौन सी दोस्तों? कुल्हाड़ी थी। और प्राप्ति स्थल मतलब ये कहाँ से मिली दोस्तों? ये मिली थी अतिरपक्कम से। अगर पूछा जाए कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया दोस्तों? तो तांबे का प्रयोग किया था। और उसके द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम हथियार क्या था दोस्तों? कुल्हाड़ी था, जो कहाँ से मिला दोस्तों? अतिरपक्कम से मिला है। अगर देखा जाए कि कृषि का आविष्कार कब हुआ दोस्तों? नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक काल अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल कौन सी दोस्तों? गेहूं एवं जौ थी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन है दोस्तों? गेहूं एवं जौ है। और देखते दोस्तों पलारवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृत की खोज हुई। पुरापाषाण कलाकृत की खोज कहाँ है दोस्तों? पल्लारवलम से हुई। इसके बाद अगला है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार कैसे थे दोस्तों? स्फटिक थे, मतलब पत्थरों के बने थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक मतलब किसके बने थे? पत्थरों के बने थे। इसके बाद अगला है कि भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा दोस्तों? मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? मृतकों का टीला होता है। प्राचीनतम भारत का जानकारी मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसके क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला था प्राचीनतम भारतीय नगर। और अब देखते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भी हम डिटेल में देखेंगे। पहले देखते हैं तो रेडियो C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सामान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। अगर देखा जाए कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की दोस्तों? ये की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी सिंधु सभ्यता की खोज। देखा जाए कि सिंधु सभ्यता को क्या कहा गया दोस्तों? प्राग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया। सिंधु सभ्यता किसमें दोस्तों? प्राग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। और दोस्तों सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर कहाँ है दोस्तों? बलूचिस्तान में। पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर कहाँ? जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पुरास्थल दोस्तों कहाँ है? मांदा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी पुरास्थल दोस्तों कहाँ है? दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है।
और दोस्तों सिंधु सभ्यता का सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता था। अगर देखा जाए सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी दोस्तों, ये नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता से परिपक्व अवस्था वाले 6 स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। कौन कौन से दोस्तों, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। दोस्तों ये सिंधु सभ्यता की नगरीय सभ्यता थी। इसमें सबसे परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई। किनको किनको, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा और राखीगढ़ी और कालीबंगन, ये ही सबसे बड़े 6 नगर थे। अगर देखा जाए स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक पुरास्थल कहाँ खोजे गए दोस्तों, गुजरात में खोजे गए। अगर देखा जाए कि लोथल एवं सुतकोददा सिंधु सभ्यता की क्या थे, बंदरगाह थे। कौन कौन से, लोथल एवं सुतकोददा ये क्या थे, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। और दोस्तों जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला दोस्तों, कालीबंगन से मिला है। जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य। और दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। कौन दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार क्या है दोस्तों, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड कितना है दोस्तों, 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। और दोस्तों क्या है, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड कहाँ से दोस्तों प्राप्त हुआ है, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। और दोस्तों क्या है, इसमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है, जिनके चारों कौन कौन से जानवर दोस्तों पूछे जाते हैं, हाथी था, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। लेकिन शेर विराजमान नहीं था। आप लोग याद रखिएगा, शेर ऑप्शन में दे दिया होता है, लेकिन कौन कौन से जानवर थे, हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। किसके, जो पशुपतिनाथ की मूर्ति है उनके चारों ओर यही जानवर विराजमान थे, उसमें शेर नहीं था। और दोस्तों देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली दोस्तों, मोहनजोदड़ो से मिली है एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति। और दोस्तों क्या है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। और पूछा जाए कि हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक अंकन किसका है दोस्तों, एक श्रृंगी पशु का अंकन है। और दोस्तों मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं दोस्तों, लोथल एवं चन्नोदड़ो से मिले हैं मनके बनाने के कारखाने। अगर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी दोस्तों, ये भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तब पहली पंक्ति दाएं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। मतलब पहले इधर से इधर और फिर क्या उधर से इधर को लिखा जाता था। और दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगर पूछा जाए सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, ये ग्रिड पद्धति अपनाई थी। और अगला पॉइंट कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। ये भी क्वेश्चन बनता है कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्यतः सड़क की ओर खुलते थे। इसके बाद अगला है सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी कौन दोस्तों, गेहूं और जौ थी सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल। इसके बाद दोस्तों सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे। इसके बाद रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य दोस्तों कहाँ से मिले हैं, लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है अगला सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। कहाँ से दोस्तों, सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के क्या मिले हैं, अस्थि पंजर मिले हैं। और दोस्तों क्या इसकी खासियत, तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। अगला है कि सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। और इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि मेसोपोटामिया
मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है दोस्तों? सिंधु सभ्यता से है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है दोस्तों? सिंधु सभ्यता से है। इसके बाद दोस्तों संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्गों के हाथों में था। और पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था दोस्तों? ये वणिक वर्गों के हाथों में था। और अगला दोस्तों, पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। क्या कहा था दोस्तों? पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी क्या करते थे? पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी, और उसकी पूजा किया करते थे। और इसके अगला है दोस्तों, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। सिंधु सभ्यता से और क्या मिला दोस्तों? वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। अगला है कि स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। जो स्वास्तिक चिन्ह ऐसे करके नहीं बनता है दोस्तों, ये दोस्तों किसकी देन है? ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता के नगरों से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, मतलब सिंधु सभ्यता से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। और इसके बाद अगला है कि सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। अगर पूछा जाए सिंधु सभ्यता कैसी थी दोस्तों, ये मातृ सत्तात्मक थी। और इसके बाद अगला है कि पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। सिंधु सभ्यता में कौन सा दोस्तों? कुबड़ वाला सांड ही पूजनीय था। इसके बाद अगला है कि स्त्री मतलब मृण्मय मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने के कारण ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। और अगला दोस्तों, सैंधववासी सूती वस्त्रों एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। क्या दोस्तों? सैंधववासी किसका? सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और अगला है कि मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। कौन? सैंधववासी। अगला कि सैंधव सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कौन? सैंधव सभ्यता के लोग लाल रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इसके बाद अगला है कि सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ये भी क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे दोस्तों? ये तलवार से परिचित नहीं थे। इसके बाद अगला है कालीबंगन एक मात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए था, हेतु भी किले से घिरा हुआ था। क्या है दोस्तों? कालीबंगन एक मात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए तथा हेतु और जो भीतरी था किले से घिरा हुआ था। अगला है कि पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति भी सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति भी सैंधव सभ्यता में क्या थी दोस्तों? प्रचलित थी। और अगला पॉइंट है कि सैंधव सभ्यता को इसमें क्या दोस्तों? शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों प्रथाएं क्या थीं? प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ भी मिली हैं। लोथल एवं कालीबंगा से क्या मिली दोस्तों? युग्म समाधियाँ भी मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभव कारण क्या था दोस्तों? सैंधव सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? बाढ़ माना गया है। इसके बाद अगला है कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है आग में पकी हुई मिट्टी को। अब देख लेते हैं दोस्तों सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी देख लेते हैं। पहले देखते हैं हड़प्पा सभ्यता किस नदी के दोस्तों? रावी नदी के किनारे। किसके उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। कब किया था? 1921 में। कहाँ है दोस्तों इसकी स्थित? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। इसके बाद है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। किसने खोज की इसकी? राखलदास बनर्जी ने 1922 में। ये कहाँ दोस्तों? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। इसके बाद है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो सिंधु नदी के कारण कौन है? गोपाल मजमूदार हैं 1931 में। ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में। इसके बाद है कालीबंगन। कहाँ है दोस्तों? ये घग्गर नदी के किनारे है। कौन है दोस्तों इसकी खोजकर्ता? बीबी लाल एवं बीके थापर है। कब है? 1953 में किया। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। इसका बाद कोटदीजी। कोटदीजी भी सिंधु नदी के किनारे। किसने किया दोस्तों खोजकर्ता? इसकी खोजकर्ता कौन है? फजल अहमद हैं। कब किया? 1953 में। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। इसके बाद रंगपुर। रंगपुर किस नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे। किसने किया? रंगनाथ राव ने
1953-54 में गुजरात का काठियावाड़ जिला। और इसके बाद दोस्तों है कौन, रोपड़। रोपड़ में क्या दोस्तों, रोपड़ है सतलज नदी के किनारे, किसने किया, यज्ञदत्त शर्मा ने किया 1953-56 में। और पंजाब का रोपड़ जिला। इसके बाद लोथल। लोथल दोस्तों भोगवा नदी के किनारे, रंगनाथ राव ने खोजा 1955 एवं 62 में, गुजरात का अहमदाबाद जिला। इसके बाद है आलमगीरपुर, हिंडा नदी के किनारे, किसने किया, यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मतलब मेरठ ज़िले में। इसके बाद सुत कांगेडोर, ये किस नदी के किनारे, ये दास नदी के किनारे है, किसने खोजा, ऑरेंज स्टाइल, कब किया, 1957 एवं 1962 में, पाकिस्तान के मकरान से समुद्र तट के किनारे है। इसके बाद बनमाली। बनमाली किसके दोस्तों, रंगोई नदी के किनारे है, कौन है, रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में, हरियाणा का हिसार जिला है। इसके बाद धौलावीरा। धौलावीरा भी दोस्तों रंगोई नदी के किनारे, रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91 में, गुजरात की कच्छ जिला में। फ्रेंड्स इस वीडियो में केवल आप लोगों को इतना ही कराऊंगा। जो अगला पार्ट होगा उसमें वैदिक सभ्यता के इतिहास से संबंधित और भी जानकारी, मतलब 2-3 टॉपिक आप लोगों को उसमें भी करवाऊंगा। फ्रेंड्स अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और मेरे द्वारा कराई जा रही सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी जो लूसेंट बुक है आप लोगों को याद करवा दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।